जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसी दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, आज जो है यूनिक पब्लिकेशन डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कितना सेट कर लिया है दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज जो करने वाले हैं हम लोग, ये है 9वां। तो आइए हम लोग लगा के देखते हैं टोटल 120 क्वेश्चन को क्या स्कोर रहता है। कॉमेंट सेक्शन में अपना पिन करें जरूर। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9, देखते हैं क्या क्वेश्चंस बनता है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए, पहला जो सेक्शन आता है हमारा सामान्य हिंदी का। ये सामान्य हिंदी का देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों। सामान्य हिंदी क्वेश्चंस कह रहा है कि दिए गए शब्द का हमें क्या बताना है। विलोम शब्द सदाचार। सदाचार का विलोम क्या होगा? तो आप आंसर बता देंगे दुराचार होगा। आंसर ए करेक्ट होगा, दुराचार। देखिए आगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें देना है। जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी बुद्धि कम हो उसे कहते हैं मंद बुद्धि। आंसर डी करेक्ट होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। कह रहा है गाय पेड़ डैश बंधी है। गाय जो है पेड़ डैश बंधी है, तो क्या बनेंगे? गाय जो है पेड़ से बंधी है, ये होना चाहिए था। आंसर से यहाँ पे बी करेक्ट होगा, पेड़ से बंधी है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि यानी कोई गलती है। तो क्या है देखेंगे सेंटेंस को। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है, नहीं वह खोता है, यहाँ पे होता तो यहाँ पे हमें गलत लिखा, वह खोती है ना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसर्स बता देंगे इसका। चापलूसी करना, राइट आंसर सी होगा, चापलूसी करना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची आप बताएंगे शारदा। आंसर ए करेक्ट होगा, शारदा होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना। दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दो नावों पर पैर रखने का मुहावरे का अर्थ होगा दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। आंसर ए करेक्ट बनेगा, दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अमनौर से आए हुए मेहमानों का पुरजोर स्वागत किया गया। इस वाक्य में अमनौर से आए हुए मेहमान क्या है? क्या है यहाँ पे? तो आंसर बताएंगे ये पद है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, पद है। देखिए, स जुड़ ई जुड़ क जुड़ स जुड़ आ के मेल से बने शब्द हमें बताना है कि कौन होगा। ये क्या बनेगा? तो आंसर बता देंगे, ये बनेगा शिक्षा। क्या बनेगा? शिक्षा। आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए, प्रति जोड़ छवि के मेल से शब्द का चयन बताना है। क्या बनेगा? प्रति छवि। तो आंसर्स कौन होगा? करेक्ट आंसर बी, प्रति छवि होगा, ये होगा करेक्ट आंसर बी। देखिए, घने जंगल में क्रेंकार करने की आवाज आई। यह बोली किसकी आवाज हो सकती है? क्रेंकार कौन बोलता है इसे? तो आंसर बता देंगे, यह बोलता है मोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखिए, ये जो अनुस्वार दिया है वह क्या है बताइएगा। तो आंसर बता देंगे कि यह है जो अनुनासिक है। आंसर ए करेक्ट बनेंगे। आगे कह रहा है कि जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग व्याकरण। आंसर ए करेक्ट होगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग बता दीजिए। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग जेठानी होगा। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, जेठानी। कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निम्नलिखित में हमें चयन करना है। निजवाचक मतलब क्या होता है? निजवाचक जैसे कि रिस्पेक्ट देने के लिए एक दूसरे के आप तुम में ये कहा जाए, उसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से एक ही दिख रहा है, आप भला तो जग भला। यहाँ पे क्या है? निजवाचक। करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए, आज मानवता हमसे दूर होती जा रही है। मानवता क्या है यहाँ पे बताना है। तो मानवता आप बता देंगे, यह है तदितांत शब्द है। क्या है? तदितांत शब्द है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। अमृत धारा समास का विग्रह क्या होगा? अमृत धारा बताइए क्या होगा। तो आंसर बताएंगे अमृत की धारा। राइट आंसर सी होगा। देखिए, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, उसे क्या कहते हैं? शिल्पगत जो आधार पर दोहे से उल्टा छंद है उसे क्या कहेंगे? तो उसे आप बता दीजिएगा, सोरठ कहते हैं। आंसर ए करेक्ट होगा। उसे क्या कहते हैं? सोरठ। कह रहा है चारों चरणों के समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं मात्रिक समछंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रिक समछंद। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए, मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार। आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। देखिए और बताइए यहाँ पे, तो आंसर्स बता देंगे यहाँ पे कि ये जो है हमारा रूपक अलंकार है। आंसर्स क्या बनेगा? राइट आंसर सी, रूपक अलंकार। देखिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वालासा बोधित हुआ, उपयुक्त में कौन सी अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं सासे सीसम, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार। सासे सीसम उपमा अलंकार, सीधे आप जाइए। ओके, आगे देखिए, कह रहा है कि श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुट मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, हमें बताना है कौन सा छंद है। तो आंसर बताएंगे यह क्या है, तो दोहा। करेक्ट आंसर बी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है कि पर सहसा यह रूप देख होता है विस्मय, आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है इसमें? तो आंसर बता दीजिएगा, इसमें है रोला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी कवि ने किए हैं। आंसर बी बताइएगा। देखिए अब गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए गद्यांश बहुत ही ये फेमस है, आप लोग कितने बार इसको रीड करेंगे, इससे तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करती है, दक्षिण में हिंद महासागर इसका चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार, इनकी भारत माता का उपहार है, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया? हिंदू धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को और सभी धर्म के लोगों को। तो आंसर्स बनेंगे हमारे राइट आंसर डी, सभी धर्म के लोगों को। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है हम लोग का जनरल इंग्लिश का। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव which best express the meaning of items या phrases। क्या है? राइज एंड साइन। राइज एंड साइन का मतलब क्या होता है? तो राइज एंड साइन का मतलब होता है, कह सकते हैं कि किसी को सुबह नींद से जगाने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग है ना, राइज एंड साइन का। तो आंसर्स हम क्या बताएंगे यहाँ पे? देखिए आइए ऑप्शंस देखिए और बताइए कौन से होंगे इसमें। तो आंसर बताएंगे, एन एक्सपीरियंस यूज्ड व्हेन वॉकिंग समवन अप, है ना, मतलब उसे उठाना है क्या, तो सुबह में टहलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सपीरियंस यूज्ड व्हेन वॉकिंग समवन अप। ओके, आंसर बी करेक्ट होगा, मतलब उठा वो सुबह में टहलने के लिए। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक is to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of 4 and indicate it by selecting the appropriate options। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या है। With his political dash the party president deftly handled the rebellion। तो आंसर्स यहाँ पे क्या फुलफिल करेगा? आंसर्स फुलफिल करेगा हमारा सजेस्टी। आंसर्स बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। क्या है फ्रेज हमारे, देखेंगे, अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स यहाँ पे जो बनेगा हमारा इनसाइट बनेगा। करेक्ट आंसर सी होगा। इसका मतलब होता क्या है? प्रवृत्ति करना, मतलब कहना कि भड़कना, है ना, यहाँ पे होगा। और जैसे यहाँ पे लिखा है टंट, टांट का क्या होगा? तो टांट का यहाँ पे दिया गया है दोस्तों निंदा करना, ताना मारना, है ना। सॉलिसिट का क्या होगा? तो सॉलिसिट का आप बता देंगे यहाँ पे विनय सहित प्रार्थना करना, है ना, मतलब मांगना। और इसका क्या होगा? तो इसका आप बता देंगे अत्यधिक चिंतन करना,
देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन with blank is to be filled in with an appropriate words. Select the correct alternative out of 4 and indicate it by selecting the appropriate options. क्या है? The High Court judge dash the orders passed by the district court. आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? तो आंसर्स बताएंगे क्वेस्ड। आंसर्स ए करेक्ट होगा। इसका उपयोग ये होगा क्योंकि उसको इसका मतलब होता ही है कि रद्द करना है ना, मतलब जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये आदेश मतलब ये रद्द कर दिया इस ऑर्डर को जो पास किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। देखिए आगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेजेस। आइए देखते हैं। रनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब अब तो जानते हैं, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब है मूसलाधार बारिश। तो आंसर्स बता दीजिए क्या होगा। आंसर्स बता देंगे आप ऑप्शन नंबर ए, इट इज रेनिंग यूजली हार्ड, मतलब बहुत जोरों शोरों से बारिश है ना, मूसलाधार बारिश। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? एज फार एज ही इज डैश ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। बताइए क्या ऑप्शन हो गए यहाँ पर फुलफिल। तो यहाँ पे फुलफिल करेंगे आप ऑप्शन नंबर सी, कंसर्न्ड, है ना। आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कंसर्न्ड होगा। देखिए आगे क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है? मदर सेड टू मेघा लिव फॉर योर ऑफिस नाउ। तो क्या बताइएगा इसका नरेशन? तो नरेशन आप बता देंगे। देखिए ऑप्शंस आपके आंसर्स बनेंगे ये ऑप्शन नंबर डी, मदर टोल्ड मेघा टू लिव फॉर हर ऑफिस देन। आंसर्स डी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है? सी मेड एंड डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे अटेम्प्ट, है ना। सी मेड एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। आंसर्स ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है? अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट। आंसर्स क्या बताएंगे? तो आंसर्स बनेंगे हमारे कि तारू वाज फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। आंसर्स सी करेक्ट होगा। देखिए विच मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट एन अब्रप्ट चेंज टू थ्रो आउट इन अ सेंटेंस। वो कौन है बताइए। तो वो आप बता देंगे डैश, है ना, ये डैश होते हैं। आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू fill in the blank. Please dash my subscription of the children's magazine. आंसर्स क्या बोलेंगे? तो आंसर बताइएगा यहाँ पे renew. Please renew my subscription of the children's magazine. ऑप्शन नंबर बी होगा। Select the most appropriate option to fill in the blank. The company is going to dash the North Sea for oil. आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे यहाँ पे एक्सप्लोर। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे एक्सप्लोर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? देखिए सेंटेंस, द पुलिस डैश द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट। आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? आंसर्स बताएंगे यहाँ पे प्रिवेंटेड। आंसर्स क्या होगा? प्रिवेंटेड मतलब उसको रोका पुलिसों ने, जो विरोध करते हुए कहा पार्लियामेंट चले गए थे तो उसको रोका। आंसर्स नंबर ए करेक्ट होगा। Select the most appropriate option to fill in the blank. क्या है? Suddenly it started raining and I dashed an umbrella from the office. आंसर्स क्या बोलेंगे यहाँ पे? ब्रॉड। आंसर्स नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, मतलब उधार लिया किसी से, जैसे अचानक से मतलब कि ये स्टार्ट हो गया बारिश जब मैं क्या जा रहा था ऑफिस, तो मैंने किसी से उधार लिया क्या? तो अम्ब्रेला, छाता को। Select the most appropriate option to fill in the blank. The gentleman looked at a beautiful lady with a great dash. आंसर्स क्या बोलेंगे यहाँ पे? आंसर बोलेंगे एड एडमायरेशन। आंसर्स बी होगा यहाँ पे। एडमायरेशन मतलब कह सकते हैं श्रद्धा से, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है? द बॉय वॉकड एट अ फास्ट डैश, एट अ वॉक फास्ट पेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। What kind of verb is an underlined word in a given sentence?
देखिए क्या है, द ticking clock awakened the girl from her siesta। तो आंसर्स क्या बोलेंगे यहाँ पे, आंसर्स बनेंगे हमारे करेक्ट आंसर्स यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब्स है। आंसर्स क्या बनेंगे, फाइनाइट वर्ब्स, आंसर ए होगा। देखिए आइडेंटिफाई द फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस। क्या है हमारे पास सेंटेंस, सी एक्सक्लेम्ड द एविडेंस टू फाइंड द मिसिंग लिंक। ये क्या बताएंगे इसमें, तो आप बताइएगा कि फाइनाइट वर्ब जो है ये है एग्जामिनेट, है ना, और नॉन फाइनाइट जो है टू फाइंड है। आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, में करेक्ट पंक्चुएशन मार्क खोजना है। तो देखिए क्या कह रहा है, वेयर डज योर मदर इन लॉ लिव, मतलब कहाँ आपकी जो है कि मदर इन लॉ रहती है। तो देखिए ये तो बात सही बात पूछा गया कि क्वेश्चंस पूछे गए, आगे देख लेते हैं, वेयर डज योर मदर इन लॉ लिव, ये भी सही ही पूछा गया। सभी सेंटेंसेस तो सेम ही है, बट इसमें क्या गलत किया गया, देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि मदर इन लॉ कैसे लिखा जाता है। तो मदर इन लॉ एक हाइपन की मदद से यहाँ पे लिखा जाता है ना, एक ये डैश का यूज किया जाता है, ये डैश का यूज किया जाता है जो किसी में नहीं है दोस्तों। तो इसी कारण यहाँ पे सभी के सभी गलत है, यदि ये यूजेज रहते हैं तो ये सभी के सभी सही रहते हैं हमारे, है ना। मदर इन लॉ ऐसे लिखे जाते हैं, इसमें एक डैश रहते हैं, है ना। तो ये यदि सभी में रहता है तो ये सभी के सभी करेक्ट होते हैं हमारे, बट ये किसी में नहीं, इसी कारण हमारा पूरे के पूरे गलत हो गए। ठीक है, इस कारण से पूरे गलत हो जाएंगे। सेंटेंसेस आपके सही हैं, बट इस सेंटेंसेस को मदर इन लॉ कैसे लिखा जाता है, आपने देखा कि यहाँ पे मदर तो हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे डैश और यहाँ पे इन, फिर तब ये लॉ हमें लिखना, ऐसे होते हैं मदर इन लॉ, ओके ना। तो ये किसी में नहीं दिया, इस कारण ये कोई भी गलत, मतलब कोई भी सही नहीं होगा, सभी के सभी गलत होंगे दोस्तों। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ होगा बुक वाले से, ओके ना। चलिए आगे देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। आइए देखते हैं नरेशन बना के, ही सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। क्या बनाएंगे, ही सेड दैट ही, यहाँ पे देखिए हैव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड होगा। ही हैड, ही हैड यहाँ पे क्या है, लिव्ड, तो ये तो लिव्ड ही रह जाएगा, लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर्स हमारे डी दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर्स बनेंगे। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है गणित का, कि गणित में क्या क्वेश्चन है कि x माइनस वाई 7 दिया है, एक्स वाई 32 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे बना के देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का 7 दिया है ना, तो हम लोग रखेंगे x माइनस वाई इक्वल कितना दिया हुआ है 7, बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2xy लिखिएगा, 7 का हो गए 49। अब एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ 32, तो आप रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 32 है और इक्वल में है 49। इस दोनों को गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 64, 64 यहाँ माइनस में है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है, तो हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 49, और ये प्लस में चल जाएगा 64, इंक्लूड कर दीजिए कितने हुए 9 और 4 13 हो जाएगा, 6 और 4 10 1 11 हो जाएगा, मतलब 113 ऑप्शन आने चाहिए हमारा। तो आइए देख लेते हैं 113 है क्या, यस ऑप्शन नंबर आप सी करेक्ट बताएंगे 113। कह रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक जो है 2181.2 रुपए की भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी, ये हमें बताना है। तो ये देख लेते हैं हम लोग उसकी लागत क्या थी, कितना करता है वो जमा, तो 2181.2 रुपए, है ना, इतना ही करता है। अब देखिए वो डिस्काउंट मिलता है, ये 100 तो टोटल रहेंगे, डिस्काउंट कितना 20 का मिलता है, मतलब ये हो जाएगा 80। फिर प्रॉफिट उसे दिया जाता है कितना 33 का, तो 133 हो जाएगा और बट्टे में 100 रहेगा। अब इसे काटिए, तो आप काटिएगा तो इसे जीरो, इसे काट सकते हैं 20 चौके और 20 25 100, 4 से काटिए 25 टाइम में, है ना। और जो काटने वाले हैं इसे काटिए, इस डेसिमल को हटाइए, यहाँ पे जीरो रखिए, 5 से काटिए 2 टाइम्स में, 2 से तो ये इजीली कटेंगे, 2 1 जा 2 और 0 2 9 जा 18 और 0 2 6 जा 12। अब इसे आप काट दीजिए इससे, तो आपके पास टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा 2050, 2050 आएंगे, है ना। तो आंसर देखिए 2050
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 2050। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 अंक वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। ओके, यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? देखिए हमारे पास 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो वो कौन हम मान लेते हैं? मान लेते हैं दहाई अंक x है, हमारा इकाई y है, तो हम क्या लिखेंगे 10x और प्लस y लिखेंगे क्या? तो अब बताएंगे कि एक्स वाई मतलब दोनों का गुणनफल कितना है 12, तो हम यहाँ से x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 12/y लिख सकते हैं कि नहीं? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं। अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू प्रश्न हमारे पास बोल रहा है कि 10x और प्लस वाई, इसमें यदि 36 जोड़ दे, लिखा हुआ क्वेश्चन में यदि 36 जोड़ दे तो कितना हो जाता है? ये अपनी संख्या इंटरचेंज हो जाती है, तो 10y प्लस x हो जाएंगी, बदल जाती है। अब देखिए यहाँ पे 10y है, यहाँ पे y है, तो घटाएंगे कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे 9, और यहाँ पे हो जाएगा y और माइनस एक्स। क्या ये आप बात समझ पा रहे हैं? ये 10x है और यहाँ पे x है, तो ये भी घटेगा तो 9 हो जाएगा। इस कारण हमने सीधे इसको कॉमन लेकर यहाँ बना दिया, इक्वल में आप सीधे लिखेंगे यहाँ पे 36 होंगे ना। अब देखिए 9 से आप काट सकते हैं कितने टाइम में 4 टाइम में, मीन्स आप बताइएगा यहाँ पे कि y और माइनस एक्स इक्वल कितने हो जाएंगे 4। ये हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, है ना। और यहाँ से हम भी क्या बता सकते हैं दोस्तों कि आप x के बदले, x का हमने 1 में क्या रखा था, x इक्वल क्या रखा था यहाँ पे y माइनस एक्स के बदले आप 12/y लिख सकते हैं क्या, इक्वल 4, इतना हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो y से कॉमन कर लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए y माइनस 12/y यहाँ तक हम लोग लिखे हैं ना, यहाँ तक थे। अब इसे क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो कितने आ जाएंगे पर y का होल स्क्वायर माइनस 12 इक्वल हो जाएगा 4y होगा। ठीक, अब वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस में हमें 12 है, इक्वल 0, यहाँ से गुणनखंड आप बना देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 2y और माइनस हो जाएंगे 12 इक्वल 0 होगा। इसमें और इसमें कॉमन करते हैं तो y कॉमन करिएगा तो y और माइनस 6, इसमें कॉमन करेंगे हम लोग 2 को तो y और माइनस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। मीन्स आप बताइएगा कि एक है y माइनस 12, y माइनस 2 इक्वल 0, तो y की वैल्यू आप बताएंगे 2, और दूसरा जो है y माइनस 6 इक्वल 0, यानी y की वैल्यू बताइएगा 6। अब देखिए एक है y की वैल्यू 6, दूसरा है y की वैल्यू 2 है, तो आप देखिए यहाँ पे जो हम, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा हीरो, तो यहाँ पे हमें माइनस में आएगा। ठीक है, ये हमें गलत थोड़ा हो गया, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्योंकि प्लस है तो प्लस ही में रहेंगे ना, यहाँ पे हमने देखा नहीं, ये प्लस है तो प्लस में 2 रहेंगे। तो अब देखिए y की वैल्यू तो ये माइनस वाला लेंगे नहीं, हमने पॉजिटिव वाले लेनी है, तो y की वैल्यू हमारा 6 आ गया। जब y की वैल्यू 6 आ गया तो आपने पहला इक्वेशन क्या देखा था, x इक्वल देखे थे आप कि 12/y, है ना। y की वैल्यू अब क्या आ चुका है 6 आ चुका है, बस 6 रखिए, 6 से काटेंगे तो 2 टाइम, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो हमें वो संख्या बता देना है कि क्या है, तो वो संख्या क्या थी, तो आप बताएंगे कि वो संख्या थी 10x और प्लस y थी। 10 तो 10x का वैल्यू 2 और प्लस y की वैल्यू 6, 10 2 20 और प्लस 6 कितने हो जाएंगे, तो आप बताइएगा 26। देखिए आइए 26 है क्या ऑप्शन में, तो यस ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है 26। देखिए आगे कह रहा है कि यदि कोसेक 4 पाई माइनस साइन पाई/3 इक्वल x है तो x का मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन से ऐसे पूछना नहीं, लेकिन हम फिर भी इसे बता देते हैं। ओके, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोसेक 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 पाई/4 और माइनस लिखा हुआ है साइन पाई/3। अब देखिए इसका वैल्यू जो होता है वो होगा √2 और माइनस होंगे √3/2, है ना। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे 2√2 और माइनस √3 अपॉन होगा 2, इतना आएगा क्या। इसके आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे, क्या इतना ही हमारा आंसर दिया हुआ है, देख लेते हैं। यस ऑप्शन से यही दिख ही रहा है हमें, ऑप्शन बी, तो बस यही पे मार लीजिए, है ना। तो करेक्ट आंसर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ पे 50 नंबर दिया हुआ है, यदि सेक स्क्वायर माइनस 1 का रूट में है ओपन में सेक ए इक्वल एक्स है तो एक्स का हमें वैल्यू बता देना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम बताएंगे कि सेक स्क्वायर माइनस ए इक्वल होता है tan स्क्वायर, होता है tan स्क्वायर का रूट अंडर रहेगा इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक लिख सकते हैं, तो कॉसेक ए लिख दो। अब tan स्क्वायर रूट में है तो इसे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा tan ए आ जाएगा, इनटू यहाँ पे है कॉसेक, कॉस कॉस है यहाँ पे, तो अब देखिए tan है तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस लिखते हैं ना,
साइन अपॉन कॉस इनटू यहाँ पे कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल, यानी हमें क्या बचेगा, बस बस साइन। यानी देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर सी है करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार कितना 24,200, 26,620, तो ब्याज की दर हमें कितना होगा ये हमें बताना है। एस आई और सी आई क्या है, समान है एक वर्ष के लिए, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएंगे, आप सीधे यहाँ पे 26,600 में से घटा लेंगे, 26,000 जो है 620 है ना, ये हमारा क्या है, तो आप बताएंगे मिश्र धन मतलब अमाउंट है। मूलधन कितना है तो आप बताइएगा 24,200 है ना, मूलधन है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्तों, तो हमें रेट चाहिए। रेट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बताएंगे ए इक्वल पी इंटू 1+r अपॉन 100 के पावर n, या टी लिखिए। ए का वैल्यू दिया हुआ 26,620, पी का वैल्यू दिया हुआ 24,200 है ना, 1+r, तो हमें फाइंड करना है, आर लिखिए। और टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास, तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे हमें बस 1 साल के लिए, क्यों, क्योंकि 1 साल के लिए सभी इक्वल होते हैं। चलिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 26,620 और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 24,200, ठीक। इक्वल में ये हो जाएगा हमारे पास 100+r अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग काटते हैं, 0 से 0 कट गए। अब और भी कुछ करने वाला है तो नहीं, सीधे क्रॉस मल्टीपल इसे कर लेंगे हम लोग। तो क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो कितने हो जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करिएगा, तो सीधे से हम आर की वैल्यू अब बता देंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आर की वैल्यू अब बताइएगा 24, 20 और बट्टे में हो जाएगा आपके पास 242, इसे काटिएगा कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, यानी रेट हमें कितना निकल गया 10%। ऑप्शन नंबर कौन है, राइट आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों के माप के अनुपात दिया है 1, 2, 3 के रेशियो में, तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा वाला तो तीने वाला हो, फिर भी जोड़ के देखते 5, 1, 6 हो जाएंगे, 2, 1, 3, 3 और 3 6, टोटल 6 हो गए। ये 6 x बराबर कितने हैं, तो 180 है, तो 6 से काटेंगे कितने टाइम में, 30 टाइम में, 30 में और 3 से गुणा करेंगे कितना 90, यानी ऑप्शन नंबर देखिए 90 किसका है, तो राइट आंसर सब बताइएगा, सी करेक्ट है। कह रहा है कि 1,44,000 रुपया के लाभ को 2, 3 और 7 के रेशियो में 3 हिस्सेदार कौन कौन है, अक्रम है, विपिन है और चिंतन में बांटा जाना है, तो चिंतन को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। 3, 2 और 7 के रेशियो में, तो टोटल कितने रेशियो हो जाएंगे हमें बताना है। लास्ट वाले चिंतन का, तो चिंतन का कितना है 7 है, 7 ऊपर रखेंगे, टोटल को ऐड करेंगे कितने, 7 2 9 9 और 3 12 हो जाएंगे। टोटल कितने रुपए हैं, 1,44,000 रुपए है। इसको काटिए तो आप 12 टाइम में काटेंगे और 3 जीरो है तो 3 जीरो, 12 सत्ते कितने होते हैं, तो 84 होता है और 3 जीरो कर लीजिए, मतलब चिंतन को कितना मिलेगा 84,000 रुपया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, राइट आंसर सब करेक्ट, ये बताइएगा। कह रहा है कि सरोजनी अपने एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 4% की छूट देती है ना, और फिर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसकी अंकित मूल्य कितना है 850 रुपया है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, क्रय मूल्य हमें निकालने हैं, तो आप लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल आप लिखेंगे कि मार्क प्राइस मतलब जो अंकित मूल्य है इनटू 100 माइनस डिस्काउंट लिखिएगा, अपन लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट जो प्रतिशत हुआ है। तो चलिए हमें मार्क प्राइस दिया है 850 रुपये, लिखेंगे गुन्ने डिस्काउंट कितना का दिया है 4, तो 96 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 20, तो 120 हो जाएगा। चलिए काटिए, 0 से 0 काट देंगे आप, 12 से काटेंगे तो कितने टाइम्स में, 12 8 96, 8 और 85 में गुणा कर दीजिए कितने होंगे 680 हो जाएगा। तो हमारे पास क्रय मूल्य जो आ गया वो कितना आ गया 680, देखिए है क्या, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे 680 रुपया। देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे इसका वैल्यू हमें बताना है क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 84 का 84% यहाँ पे का मतलब गुणा है, अपॉन में 100 डालेंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो, 84 का होल स्क्वायर आप कर लीजिए, ओके ना। 84 का होल स्क्वायर जो भी आएगा यहाँ पे लिखे 84 और गुन्ने 84, कितने आ जाएंगे 84 और 84 में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7056 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7056। अब देखिए इसका 48% मतलब अपॉन में 100 डालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 64 और 48 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 30,072, 30,072 और प्लस में है आपके पास क्या 7056, इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 10128 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन बन रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन रहा है आपका। देखिए आगे
कह रहा है एक विक्रेता जो है 5600 रुपये अंकित मूल्य वाले एक टीवी सेट को 17% छूट देता है। अगर फिर भी वह 500 रुपये का लाभ कमाता है तो टीवी सेट का हमें क्रय मूल्य बताना है ना। तो आइए हम लोग क्रय मूल्य निकाल के देख लेते हैं। क्रय मूल्य से पहले क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पहले निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे, तो अब बताएंगे सेलिंग प्राइस इक्वल मार्क प्राइस इंटू हो जाएगा 100 और माइनस जो आपको डिस्काउंट मिला है वो अपॉन में हो जाएगा 100, है ना। देखिए मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस 5600 रुपये है, गुने डिस्काउंट कितना 17 का मिला है, मतलब कितना हो जाएगा 83 और बट्टे 100 हो जाएगा, 17 घटाएंगे तो 83 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 56 और 83 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4 6 4 8, ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य आ गया तो लाभ हमें कितना हो रहा है, तो आप बता देंगे लाभ जो हो रहा है उसको फिर भी 500 रुपये का हो रहा है, तो हमें क्रय मूल्य नहीं बता लेंगे, तो आप बताएंगे कि कॉस्ट प्राइस जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे कि सेलिंग प्राइस माइनस हो जाता है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना है 4648 है ना, इसमें से हम लोग 500 घटा लेंगे तो कितना आ जाएंगे आपके पास, तो आप बताएंगे 4148 होगा, है ना 4148। देखिए 4148 क्रय मूल्य है क्या, 4148, यस ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 2166 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस घन का आयतन हमें बताना है क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, आइए पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना ए स्क्वायर दिया हुआ है कितना 2166 दिया हुआ है, 6 से काटिए, तो आप काटेंगे कितने टाइम में काटेंगे 361 टाइम में, ये 361 किसका होल स्क्वायर होता है, तो आप बताएंगे 19 गुने 19 का होता है ना, 19 और 19 में गुना करेंगे 361 मतलब 19 आ जाएगा, हमें भुजा आ गया, हमें क्या निकालना है इसका, तो आप बताएंगे आयतन। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, मतलब 19 का क्यूब कर दीजिए यहाँ पे, 19 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 19 का क्यूब आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 6859, 6859 देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, 6859 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, तो राइट आंसर सी बनेगा। एक साइकिल सवार जो है 22 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो साइकिल सवार की औसत गति जो हमें बताना है स्पीड वो क्या होगी, कितना दूरी है तो 22 किलोमीटर, समय कितना ले रहा है 4 घंटा, तो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 22 किलोमीटर, आपके पास टाइम दिया हुआ है 4 घंटे, हमें फाइंड करने हैं स्पीड, हमें चाल निकालने हैं, तो चाल के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड कितना डिस्टेंस कितने है 22 और टाइम 4 घंटे ले रहा है, काटिए इसको 4 पच्चे 20 लगभग 5 दशमलव कुछ आएंगे, 4 पच्चे 20 और 2 मतलब 4 पच्चे 20, यह आप बता दें किलोमीटर पर आवर, तो देखिए 5.5 है क्या, तो ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, राइट आंसर आपके सी करेक्ट है 5.5 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है सीता ने 2 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर 5000 का जमा किए, यदि वह अर्धवार्षिक संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 वर्ष की समाप्ति पर सीता के खाते में कितना अधिक धन होगा, ये हमें बताना है, तो कितना धन अधिक होगा, अर्धवार्षिक है तो रेट आधा हो जाएगा हमारा, समय दोगुना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हमारा रेट है 10%, इसको आधा कर लेंगे, रेट है 10 तो इसको सीधे आधा कर लीजिए, मतलब रेट हमारा अब आ गया क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 5% आ गया, एक वर्ष के समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 5 और प्लस 5, ये भी फॉर्मूला का यूज करेंगे 5 और अपन हो जाएगा 100, तो इसे सॉल्व करिए कितने हो 5 5 10 और ये 25 है, तो 25 को ये करेंगे तो 2.5 हो जाएगा और यहाँ पे है 10, तो इसे इंक्लूड कर देंगे कितने हो जाएगा 10.25 हो जाएगा, ये हमारा निकल गया एक वर्ष के समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, है ना, और 2 साल का क्या हो जाएगा, तो आप 10.25 पे निकालिएगा 10.25 और प्लस हो जाएगा 10.25 और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 10.25 और गुने हो जाएगा 10.25 बट्टे में हो जाएगा आपका 100, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास 20.5 और ये 1.05 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 21.55 आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करिएगा तो, है ना। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर धन से जो है धन अभिष्ट जो वृद्धि हुई है वो कितना हुआ है तो आप बता दीजिएगा सॉरी कि 21 जो हुआ है 21.55 वो कितना था 20 था, 20 से इतना हुआ मतलब कितना बढ़ा है, तो आप बता देंगे सीधे कि 1.55 बढ़ा है, 1.55 बढ़ा है ना, और किससे बढ़ा है तो इस 100 से, इसको हटाएंगे तो हम लोग इस डेसिमल को और इंटू कितने हो जाएंगे 5000 हो जाएगा, बस इसे 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए 1 जीरो रहेगा 5 और यहाँ पे गुने हम लोग कर देंगे 50 गुने, इसे करेंगे तो कितने आ जाएंगे टोटल आपके पास, ये आ जाएगा 7750, यदि हम डेसिमल में रखना चाहें तो ये कितने आ जाएंगे 77 दशमलव आपके पास आ जाएंगे 50, तो आंसर से ये बन जाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 185 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए यहाँ पे बना के देखते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बता देंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम सीधे लिखते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है, इनटू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और होगा माइनस में ए बी प्लस बी सी और प्लस होगा सी ए, है ना। ये फॉर्मूला होती है इसकी। तो बस हम लोग रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे हम लोग ए बी प्लस होगा बी सी और प्लस होगा सी ए, इतना रखेंगे। इक्वल में हमारे पास क्या है 185 अपॉन आ जाएगा 5, इसे काटिएगा तो 37 होगा। मतलब अब बताइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल कितने हो जाएंगे 37 और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, इतना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया होगा 5, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं हम लोग तो कितना हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल कितने हो जाएंगे 25, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो 25। यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू कितना 37 आ गया है, 37 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना तो रहेगा। ये इक्वल में कितने हो जाएंगे माइनस में 12, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 25 था तो माइनस 12 आ गया। ये अब यहाँ पे हमारे पास बच गया कॉमन में 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल कितना है, यहाँ पे हमारा -12 ही है, 3 से काटेंगे तो -4 आ जाएगा, -4। तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बताएंगे कि -4 आ गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अर्थात -7 और -3 के बीच का मान होगा ये। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा होगा, -3 और -7 के बीच का होगा ये मान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि -4 है तो इसी दोनों के बीच में आएगा। आगे कह रहा है यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और जहाँ पे 0 डिग्री ग्रेटर देन है थीटा से ग्रेटर देन है 90 डिग्री, तो हमें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे जैसे कि हम 5 इसमें कॉमन कर लेते हैं, 5 को हम कॉमन करिए तो 1 माइनस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल लिखा हुआ है 3 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ 5 और माइनस यहाँ पे हम लोग 5 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 और प्लस हो जाएगा ये 3 कॉस हो जाएगा 3 कॉस। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इधर देखिए अब ये क्या है 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में है 3 प्लस 3 कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 5 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा 2 इक्वल होगा 0। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएंगे 5 कॉस थीटा 5 कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा 2 कॉस थीटा, क्योंकि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 5 में से 2 घटाएंगे तो फिर से 3 आ जाएगा और माइनस में है हमारे पास 2। अब इस दोनों में कॉमन कर सकते हैं हम लोग, इसमें और इसमें कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास 5 कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेंगे हम लोग 2 तो ये बचेगा कॉस थीटा और प्लस में बच जाएगा यहाँ पे 1, है ना। तो क्या बचेगा, एक होगा 5 कॉस थीटा माइनस 2 और दूसरा जो होगा ये होगा कॉस थीटा और प्लस 1, ये बनेगा यहाँ पे। तो दो कंडीशंस बने, यहाँ से आप निकालिएगा तो कॉस थीटा बराबर आप बोलेंगे 2/5 होगा, यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा बराबर आप -1 बोलिएगा, है ना। तो ये माइनस वाले तो लेंगे नहीं हम, माइनस वाले काट दीजिए, तो यानी कॉस बराबर क्या आ गया 2/5 आ गया। जब 2/5 आ गया हमारा तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ये होता है b/h होता है। b/h दिया हो तो हमें p फाइंड कर लेते हैं, तो p फाइंड करने के लिए क्या होता है p इक्वल आप बताएंगे कि h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, h कितना है तो आप बताएंगे कि 5 है और b कितना है तो ये 2 है। 25 में से यहाँ पे 25 हो जाएगा, में से 4 घटाई तो कितने हो जाएंगे 21, तो 21 रूट अंडर में हमारा क्या आ गया, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। जब परपेंडिकुलर आ गया है तो हमें फाइंड करना है कॉसेक,
यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक और प्लस लिखना है हमें कॉट। कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, तो जस्ट साइन का अपोजिट पी बाई एच का मतलब एच बाई पी, तो आप बताएंगे 5/√21। और कॉट का क्या होता है, tan का उल्टा पी बाई बी का बी बाई पी, तो 2/रूट हो जाएगा 21। इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये जो 21 है तो यहाँ पे √21 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7/√21। इसे इतना लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए ये 21 जो है यहाँ पे 7/√21 है, इसे हम यदि 21 से मल्टीपल करते हैं, 21 से मल्टीपल करते हैं तो 21 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7/√21, नीचे में आएगा 21, तो 7 से काटेंगे 3 टाइम में, मतलब हमारे पास बता देंगे क्या, √21 अपॉन आ जाएगा 3। √21/3 देखेंगे ऐसा कुछ है क्या, √21/3 को हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं, और वो किस माध्यम में लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7/√3 के वैल्यू में लिख सकते हैं ना। तो आंसर आप डी बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है cot थीटा इक्वल 2 + √2 + 1 लिखा गया है, तो cosec थीटा इंटू सेक थीटा का हमें वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले cot थीटा इक्वल दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल दिया हुआ हमारे पास √2 और +1 दिया है, मतलब आप बता देंगे क्या कि ये जो है हमारे पास b बाई पी होता है, b बाई पी होता है ना cot का वैल्यू, तो ये हमारे पास दिया हुआ है b बाई पी, हम लोग मान लिए p 1 है हमारा और b जो है हमारे पास √2 और +1 है। तो एच आप निकाल लेंगे, एच निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर और प्लस बी, एक का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ बी है √2 और प्लस एक का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो आप बताएंगे कि एक और प्लस ये हो जाएगा √a² तो मतलब 2 होगा, और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होगा, 2√2 हो जाएगा, यह हमारा रूट में ही रहेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2 1 3 3 1 4, 4 + 2√2 होगा, है ना, यहाँ पे रूट में ही है हमारे पास। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारे पास, 4 में से 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इतना ही रहने दीजिए। एच का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास। हमें फाइंड करना है कॉसेक इंटू सेक, तो आइए कॉसेक इंटू सेक का वैल्यू फाइंड, सेक का कॉसेक का क्या होगा, तो आप बताएंगे कि पी बाई एच होता है, मतलब एच बाई पी हो जाएगा, साइन का जस्ट इनवर्स होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एच बाई पी और इसका होगा एच बाई बी, है ना। तो अब मल्टीपल करेंगे तो एच का होल स्क्वायर सीधे से दिख रहा है, तो आप बताएंगे एच अभी जस्ट निकाले 4 + 2√2, है ना, इसका होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, ओपन में p इंटू बी, पी कितना है 1 है और b कितना है तो √2 और प्लस 1 है, बस इतना ही तो है। तो देखिए इसे रेशनलाइज कर लीजिए या फिर इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे, आप रेशनलाइज करेंगे तो 4 प्लस ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, स्क्वायर करिएगा तो वो हट जाएगा आपका, नीचे क्या बचेगा, तो ये बचेगा √2 और प्लस 1 बचेगा, इसे हम लोग बनाते हैं तो 2√2 लिख सकते हैं 4 को, और प्लस 2√2 यहाँ पे है, और ये 2 रूट में है प्लस 1 है, यहाँ से आप देखेंगे तो 2√2 और 2√2 दोनों सेम है, मीन्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 और 2√2, यहाँ पे 2√2 कॉमन कर लेते हैं तो 1 + 1 और नीचे बचेगा 2√2 प्लस 1 बचेगा, है ना। तो अब देखिए कि ये 2√2 आ गया, ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 2 से हम लोग मल्टीपल कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, मतलब इसे आप काटिएगा तो आपके पास बचेंगे 2√2 बच जाएगा बस। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे, करेक्ट आंसर बी बनेगा। आगे कुछ क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल ए बी है, जहां डी और ई क्रमशः भुजा एसी और बीसी पर स्थित बिंदु है, सी और डी के बीच में बिंदु एफ इस प्रकार है कि ई एफ पैरेलल बी डी है, यदि ए डी 15 सेंटीमीटर है, डी सी 10 सेंटीमीटर है, तो सी एफ की लंबाई हमें बताना है क्या हो जाएगा। तो सी एफ की लंबाई क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज हमने ड्रॉ करा, अब जो है ये कह रहा है ऐसे कुछ है, डायग्राम को ऐसे बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये डी और ये ई है और ये एफ है, ठीक है। अच्छा कुछ इसके पैरेलल बनाए गए दोस्तों, तो ये यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना, यहाँ पे ई है, ये पैरेलल है और इस पैरेलल से ये ऐसे गए हैं, ठीक है ना, ये ऐसे है। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे कि इन ट्रायंगल सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई में देखिएगा और ट्रायंगल सी ए बी में और इस बड़े वाले में, ठीक है, इस दो ट्रायंगल्स में हम देखेंगे तो क्या है हमारे पास, तो आप बताएंगे उस फिगर को अपने बना लीजिएगा और बना के तभी से सॉल्व कर पाएंगे। डी ई
अपॉन हो जाएगा ए बी, है ना, ये किसके बराबर होगा, तो सी डी अपॉन हो जाएगा सी ए। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे 10 तो इसका दिया हुआ है ना, 10 दिया हुआ और रेशियो में हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ए का वैल्यू कितना है, सी ए का वैल्यू 10 और 15 कितने हो जाएंगे 25। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे काटिएगा तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 2 और 5 के रेशियो आ गए हमारे पास, ठीक है, 2 और 5 के रेशियो। अब देखेंगे कि ट्रायंगल सी एफ ई और ट्रायंगल जो है दूसरा हमारा ट्रायंगल सी डी बी में, है ना, इस दो ट्रायंगल्स में आप देखेंगे तो ये जो होंगे सी एफ अपॉन हो जाएगा ये सी डी, इक्वल में हो जाएगा हमारा ई एफ अपॉन होगा बी डी। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो डी ई और ए बी का रेशियो, डी ई और ए बी का रेशियो जो होगा वो कितना दिया है, 2 और 5 के रेशियो दिया हुआ है। तो सी एफ हमें बताना है, सी एफ कितने होंगे, सी एफ इक्वल बताएंगे 10/5 और गुण्य हो जाएगा 2, इसे काटिएगा तो ये हो जाएंगे 10, 2 टाइम में और 2 और 2 में गुणा करेंगे तो 4, यानी आंसर हमारे क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी बनेंगे, 4 सेंटीमीटर बनेगा। आगे कह रहा है कि ए बी और सी डी किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए यदि यहाँ पे बी ई सी 125 डिग्री है और ई बी डी 28 डिग्री है तो हमें एंगल बी ए सी का माप बताना है कि कितना हो जाएगा। चलिए ये बना के देखते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं लेकिन फिर भी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब बुक में दिया हुआ तो इसे हम सॉल्व करना ही होंगे दोस्तों, ओके ना। देखिए यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ऐसे आपके फिगर दिए हुए हैं, देखिए ये हमारे पास फिगर हो गए। अब इसे जो भी दिया है यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे ए है, ये है हमारे पास सी, ये है हमारे पास बी, ये डी है और यहाँ पे जो कट रहा है ये है ई। अब यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 125 डिग्री, ओके, और ये हमारे पास है 28 डिग्री, ये तो हमारे बुक में दिए गए। हम बताएंगे क्या यहाँ पे, ई बी डी और प्लस एंगल आप बताएंगे ई डी और बी, ये कितना है, तो 125 डिग्री है, ये होंगे। बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप बता देंगे कि ई डी बी जो होगा ये 125 माइनस हो जाएगा 28 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा 97 डिग्री होंगे। आप बताइएगा कि ई डी बी जो है ये किसके बराबर होगा, तो यह जो बराबर हो जाएगा यहाँ पे लिखता हूं मैं, यह बराबर होगा एंगल बी ए सी के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, बी ए सी के बराबर, मतलब इसके बराबर हो जाएगा, ओके। तो ये भी कितना आ गया, ये भी 97 डिग्री आप बताएंगे, है ना। अब एक ही चाप जैसे सी बी है, ये एक ही चाप है, ये एक ही चाप सीबी के द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, वो बराबर होता है। तो आंसर हमारा क्या बना, वो आंसर बना ऑप्शन नंबर ए 97 डिग्री आ गया। देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 है तो हमें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू बताना है। देखिए कितना सिंपल है, तो कॉस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो अब बता दीजिएगा कि कॉस 45 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग जैसे रखेंगे कॉस स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ये तो फॉर्मूला होता है नहीं, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, लेकिन हमारे पास लिखा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बता देंगे कॉस 45 का 1/√2 होता है, का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, माइनस साइन का लिखा है सेम यही होता है, तो आप घटाइए, प्लस और माइनस कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपके बन जाएंगे राइट आंसर सी 0। देखिए यहाँ पे लिखा गया है समानांतर माध्य क्या होगा, समानांतर माध्य क्या होगा इसका, देखिए समानांतर माध्य सभी को पहले सम करने होंगे, हमें सभी को सम करके जितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देने होंगे, सभी को ऐड कर लीजिए कितने आ जाएंगे 30, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे, यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ 35/44 मीटर है तो एक चक्कर में चलेगा कितना मीटर वह चलेगा, तो देखिए हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ 35/44 दिया हुआ है, 35/44 एक चक्कर, पहिए की परिधि क्या होती है 2πr होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 35 और बटे 44,
काटिए इसको 7 से 5 टाइम में, 22 से काटेंगे 2 टाइम में, 2 से 2 कटेगा, मतलब आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर चलेगा। एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है एबीसी। समद्विबाहु बाहु आप तो समझ रहे हैं, जिसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु बाहु कहते हैं। ए बी ए सी, यहाँ पे ए बी डाल दीजिए और ए सी बराबर है, ये 5 है तो ये भी 5 है ना। बी सी 8 है, बी सी 8 है, तो बी सी से शीर्ष ए, बी सी से शीर्ष ए, ओके, की ऊंचाई हमें बताना, मतलब ये हमें हाइट बताना। तो आप खुद देखिए, जब हाइट आ गया ये परपेंडिकुलर, तो ये तो हमारा बनेगा 90 डिग्री। आप देखिए ये टोटल 8 है, तो ये 4 हो जाएंगे, ये 4 होगा। अब देखिए ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 4 और 5 का ट्रिपलेट नहीं निकाल लेंगे, मतलब हाइपोटेनस है, बेस दिया है, तो अब परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 5 का होल स्क्वायर माइनस बेस है 4 का होल स्क्वायर। बनाइए इसे 25 और में से यहाँ पे 16 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट आता है 3। आंसर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कि एबीसी जो एंगल है ना वो बड़ा है किससे? ए सी बी से बड़ा है ना। तब क्या होगा ये? तब क्या होगा देखिए, यहाँ पे हम जैसे कि आपको दिखाते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया, ए ए सी और बी हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ए बी सी, ये जो है ये एंगल ये बड़ा है किससे? ए सी बी से बड़ा है, किससे? इससे बड़ा है, ठीक। अब देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए सी जो है यहाँ पे ग्रेटर देन है किससे? ए बी से। मतलब आप बताएंगे कि ए बी जो है यहाँ पे ए सी ग्रेटर देन है ना, होंगे ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, सी दिख रहा है आपको? देखिए, यदि आकृति ए बी वृत्त की जीवा है, क्या आकृति दी हुई है क्या? देखिए तो हाँ बिल्कुल दी हुई है। चलिए हमें क्वेश्चंस क्या दिखे, अब चले क्वेश्चंस हमें बताना है। यदि आकृति ए बी वृत्त की जीवा है और ए ओ सी इनका व्यास इस प्रकार है कि ए सी बी 50 डिग्री है, यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त को स्पर्श रेखा है तो बी ए टी बराबर क्या होगा? आइए देख लेते हैं। बी ए टी मतलब ये एंगल हमें बताना है कितना डिग्री का बनेगा। बी ए टी यही है ना। तो देखिए बी ए टी ये यहाँ पे कैसे बनेगा दोस्तों? यहाँ पे एंगल ओ सी बी है ना, ओ सी बी एकांतर वृत्त का वृत्तखंड है, जो एंगल बी ए टी का है। तो आप बताएंगे एंगल ओ सी बी ये बराबर होगा एंगल बी ए टी के बराबर। तो ये तो कितना दिया है? 50, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास? 50 आ गया बी ए टी। यानी आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन जो आता है वो है नेक्स्ट सेक्शन हम लोग का विज्ञान का। देखिए विज्ञान में है क्वेश्चन क्या है कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर बताइए क्या होता है? तो आप बताएंगे 746 वॉट होता है ना। आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस होती है कैसी बताइए? तो पेट्रोलियम गैस होती है, ये बताएंगे ऑप्शन डी, सभी के मिश्रण प्रोपेन इथेन ब्यूटेन के। आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या क्या होता है? एक तत्व के समस्थानिक में आप बताएंगे प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। आंसर्स डी करेक्ट बोलेंगे। कह रहा है संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की किस पे निर्भर करता है? तो आंसर बता देंगे ये करता है सभी पर, स्वास्थ्य पे, आयु पर, व्यवसाय पे। आंसर डी करेक्ट होगा। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? बताइए किसका बढ़ा है? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, गेहूं का बढ़ा हुआ है। आंसर ए करेक्ट होगा। भारत में गौ वंश की नस्लें कितनी हैं? गौ वंश की नस्लें कितनी है? 25 है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, 25 है। और भैंस की 5 नस्लें हैं। देखिए खाद्यान्न में खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का कारण क्या है? क्या है उष्मा के कारण बताइए? तो आंसर बताएंगे नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। आंसर डी करेक्ट आंसर बताएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा हमें बताना है। क्या हो जाएगा उपयुक्त मात्रा? तो 14% से कम। आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर है 14% से कम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है बताइए? कौन सा है अनुवांशिक? तो आप बताएंगे हीमोफीलिया। आंसर बी बताएंगे हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं, मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? आंसर बताएंगे ये सागर तल से होते हैं। आंसर सी होगा सागर तल से। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? कौन सा मिश्र धातु है बताइए? तो आंसर बताएंगे ये है पीतल। आंसर डी बताएंगे पीतल है मिश्र धातु, तांबा और जस्ता का। पृथ्वी की भूपटपटी पर सबसे अधिक उपलब्ध अधातु कौन है बताइए?
तो आप बताएंगे सिलिकॉन। आंसर सही बताएंगे क्या है, सिलिकॉन है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र बताइए। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आंसर बता देंगे डी, NH3 है अमोनिया का। आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? कौन है संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो आंसर बताएंगे रुई। ऑप्शन नंबर सी होगा, रुई नहीं है। देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? सबसे कम किसका है? तो ऑक्सीजन का है। आंसर से ये बताएंगे ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा नहीं है कीट उपयोगी बताइए? आंसर बताएंगे घरेलू मक्खी। आंसर सी करेक्ट होगा। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। आंसर बी होंगे। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर्स डी, ओम मीटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होंगे? तो आंसर्स बताइएगा। CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O होगा। आंसर्स बी बताएंगे। CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O। एक बालक अपने घर से पूरब दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। वापस घर लौट जाता है तो बालक का औसत वेग बताना है हमें। तो औसत वेग कितने होंगे? पहले तो टाइम को जोड़ लीजिए। 50 कितने हो जाएंगे? 100। टोटल उसने टाइम एक्सपेंड किया है 100। ठीक है ना? और हमें बताना है वेग। तो वेग बराबर आप बता देंगे क्या? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना होगा? क्योंकि 100 जा रहा है, वो भी 100, तो 100 जा रहा है वापस आ जा रहा है, मतलब 0 ट्रैवल किया। और देखिए विस्थापन क्योंकि 0 हो सकता है। 50 कितने होंगे? 100। 100 से आप चाहे 0 से कैसे भी डिवाइड करिए, 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। देखिए आगे जो सेक्शन आता है वो है सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर बताएंगे रावी नदी के किनारे। आंसर बी बताएंगे। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो यह वर्तमान में पड़ता है साहिवाल जिले में पड़ता है। रावी नदी है ना, पंजाब प्रांत में पड़ता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? कौन से धातु का प्रथम बार प्रयोग हुआ था? तो आंसर बता देंगे वो है तांबा का, है ना। कौन सा हुआ था? तांबा का। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो काली मिट्टी बता दे ऊपर लिखित सभी प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सभी में। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। वनों में से हमें कैसी सहायता मिलती है? वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है? तो वनों से हमें ऊपर लिखित सभी प्रकार से। किससे? तो मिट्टी के कटाव रोकने से मिलती है, में बाढ़ रोकने में मिलती है, वर्षा वृद्धि में मिलती है। आंसर डी करेक्ट होगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज लौह पाया जाता है? किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है बताइए? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। राइट आंसर ए बताएंगे। अष्टाध्यायी किसकी लिखी गई है पुस्तक? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखे गए हैं बताइए? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। पहला परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ पे गिरा था पहला परमाणु बम? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा पे। राइट आंसर डी बताएंगे, हिरोशिमा पे। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को आपका। और दूसरा जो गिरा था वो 9 अगस्त को गिरा था। ठीक है, आगे देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर बताएंगे 1942 में। आंसर सी करेक्ट होगा, 1942 में। कह रहा है कि पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो यह किस देश के नागरिक हैं? तो आंसर बता देंगे इनका जो है ब्राजील के हैं। कहाँ के? ब्राजील के है ना। आंसर डी। वो रोनाल्डो नहीं जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो नहीं है। दूसरे रोनाल्डो है दोस्तों जो ब्राजील के प्लेयर है। देखिए, और इनका सॉकर गेम है। जसपाल राणा का संबंध किससे है? जसपाल राणा का संबंध आप बता देंगे शूटिंग से है। आंसर ए करेक्ट होगा, शूटिंग। मेगास्थनीज भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो आंसर बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में आया था। आंसर सी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की गुफाएं स्थित है, कौन से राज्य में है अजंता की गुफाएं? तो आंसर बताएंगे महाराष्ट्र में। आंसर से ए करेक्ट बताएंगे, महाराष्ट्र में है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर दिया था? तो आंसर बताएंगे सारनाथ में दिए थे, जो वर्तमान में यूपी में पड़ता है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो आंसर बताएंगे तमिल है। राइट आंसर ए बताएंगे तमिल है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है किस राज्य में होता है? आंसर्स बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मेगा मोनाजाइट रेत में निहित है? मोनाजाइट रेत में निहित है, कौन सा बताइए? तो आंसर बता देंगे वो है थोरियम। ऑप्शन नंबर सी है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? तो आंसर बताएंगे कांसी राम।
कौन थे? कांसीराम। आंसर सही बताएंगे 1984 में 14 अप्रैल को कांसीराम। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत आबादी जो है द्वितीय कार्य में लगी है? कितना प्रतिशत लगी है? तो आंसर बताएंगे 3.8%। आंसर सही बताएंगे 3.8। मॉन्टेगो चम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? कब हुआ था पारित? तो आंसर बताएंगे 1919 में। आंसर सी करेक्ट होगा, 1919 में किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आंसर बताएंगे उपयुक्त सभी। विकसित स्टॉक, संभावित और रिजर्व के रूप में। आंसर डी करेक्ट होंगे। आगे और लास्ट जो सेक्शन है हम लोग का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब जिसे रीजनिंग कहते हैं हम लोग। देखिए कथन हमारे पास दिया क्या है कि सभी पायलट बहादुर पुरुष है। सभी पायलट जो है क्या है? तो बहादुर पुरुष है। बहादुर पुरुष यहाँ पे बना दीजिए। सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट है। सभी अंतरिक्ष यात्री जो है क्या है? सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट है। तो हमें ऐसे बनाने होंगे सभी अंतरिक्ष यात्री, ये जो है सभी पायलट क्या है? तो सभी पायलट जो है हमारे, सभी पायलट बहादुर पुरुष है। सभी पायलट बहादुर पुरुष हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी बहादुर पुरुष हो गए। देखिए अब कह रहा है क्या कि सभी पायलट, ये जो पायलट्स है हमारे, ये जो पायलट है हमारा वो क्या है? सभी अंतरिक्ष यात्री पायलट है। सभी अंतरिक्ष यात्री जो है, सभी अंतरिक्ष यात्री, यहाँ पे हम अंतरिक्ष यात्री पायलट बोल देंगे। अंतरिक्ष यात्री सभी पायलट। अब देखिए आइए निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष हमारे पास क्या है कि सभी, देखिए यहाँ पे हमारे पास निष्कर्ष जो निकाला गया है, निष्कर्ष हमारे पास देखिए दोस्तों, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष है। सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर पुरुष है क्या? तो आप बता देंगे यस, हाँ है। दूसरा देखिए कुछ पायलट अंतरिक्ष यात्री हैं, कुछ पायलट जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, तो हाँ है। यानी आंसर क्या बनेगा? एक और दो दोनों। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रवि विकास से 7 साल बड़ा है, आकाश रवि से 3 साल छोटा है, मोहित आकाश से 5 साल छोटा है। इन चारों से सबसे छोटा कौन है? चारों से सबसे छोटा कौन है? तो देखिए रवि, पहले रवि है बड़ा, उसके बाद कौन है? आकाश है, उसके बाद कौन है? विकास है, उसके बाद कौन है? मोहित है ना। तो हमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है? मोहित दिख रहा है। बस इसमें तो बताना ही नहीं था कौन ज्यादा छोटा बड़ा। आंसर सीधे हमें मिल गया, सी ऑप्शन। देखिए किसी कूट विशिष्ट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए एस को यहाँ पे टी लिखा गया है, कहने का मतलब 19 के बाद 20 आ गया। यहाँ पे सी के बाद एक कम किया, एक बढ़ाया एक कम किया, एक बढ़ाया एक कम किया, ऐसे किया है। तो एक बढ़ाइए 20 से 21, यू से स्टार्ट होगा तो ये काट दीजिए, ये भी काट देंगे। यू से स्टार्ट होगा, यू से स्टार्ट हुआ। आर एक कम कर दिए, 18 से 17, 17 दिया हुआ। ए के बाद बी, यहाँ पे सी आ गया, ये काट दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बन गया। देखिए निखिल तारा के ससुर है, तारा राहुल की पत्नी है, राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है बताइए? तो आंसर बता देंगे कि वो उसका जो है लगेगा बेटा। आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनाइएगा। देखिए इसमें हमें बताना है कि क्या फुलफिल होगा। 4 के बाद 7 कितना बड़ा है? तो आप बताएंगे कि 4 दूना 8 में से 1 घटा देंगे तो 7। सेम यहाँ पे करेंगे 7 दूना 14, 14 में से 3 घटा देंगे 11। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहला 1 फिर 3 घटाए, फिर आगे आप करिएगा 11 में हम लोग गुणा करते हैं किससे? तो 2 से। 22, 22 में से कितना? 5। मतलब देख रहे हैं एक विषम संख्या ही घट रही है। 1 3 5, यहाँ पे फिर 7 घटेगा, फिर 9 घटेगा। तो आगे हम लोग क्या 11 घटाएंगे तो 45 में 2 से गुणा करेंगे 90, और 90 में से 11 घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 79। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसे वीडियो को पॉज करिए और टोटल त्रिभुजों को काउंट करिए और बताइए कितने हैं। टोटल आप काउंट करेंगे आपके निकल जाएंगे 16 त्रिभुजों की संख्या। ऑप्शन बी होंगे। देखिए यहाँ पे फुलफिल करना, जैसे 18 42 संबंधित है, वैसा ही कौन इसमें है संख्या जो इससे ऐसा ही रिलेटेड है? तो देखिए 18 को यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं 18 गुने 7/3 लिखते हैं, 3 से काटेंगे 6, 6 7 42, ऐसे कोई फुलफिल कर रहा है क्या? तो आप बताएंगे यस। 24 को हम लोग लेते हैं कितने? 7 और बट्टे 3 के रूप में, तो 3 से काटेंगे 8 टाइम 8 7 56। यस, ऑप्शन नंबर आपका डी फुलफिल कर रहा है। देखिए किसी कूट भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसका क्या लिखेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आप पहले देख रहे हैं पी से जो है हमारे पास के गया, तो ये 16 से 11 हो गए, घटा है ना। फिर आप देखेंगे 18 से ये 15, ये भी घटा है। तो आप देख रहे हैं पहले घट रहा है हमारा, है ना। तो आप यहाँ पे भी घटाइए, डी से हमें घटा देना होगा। 3 3 तो घटाएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आप देखिए तो ये पहला 4 घटाया, तो आप 4 घटाएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग? या फिर इसका जस्ट पी का अपोजिट ये लिखा गया है, तो जस्ट इसका अपोजिट डी का अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू होगा। ये तो कंफर्म है। तो ये और ये ऑप्शन कटा, मतलब या तो ए या तो डी होने वाला है। तो चलिए इस दो ऑप्शंस को देखेंगे हम लोग। और आई, आई से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 तो 6, यानी ऑप्शन नंबर एक ही बच गया, ए है करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे कह रहा है क्या
कि 6 सेंटीमीटर के पीले रंग वाले एक घन को 1.5 और 1.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो हमें बताना है क्या है, हमें बताना है किया जाता है। तो बताएं कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। जो दो सतह जो रंगीन होंगे उसके घनों की संख्या कितनी होंगी। तो आप बताएंगे 6 माइनस 1.5 और बट्टे में हो जाएगा 1.5, घटाएगा तो कितने हो जाएंगे 4.5 और बट्टे होगा 1.5। इसे काटिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास 3। और 3 में हम क्या करेंगे तो आप बताएंगे 3 माइनस 1 और गुने कर दीजिएगा यहाँ पे 12 से। तो ये घटेगा 2 और 2 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या नीचे दिए गए प्रश्न का दावा और कारण हमें सही चुनना है। क्लर्क, मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरा वेतन कब बढ़ाएंगे। मैनेजर कहा है ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा कि तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा। दूसरा है, श्रीमान जी क्या आप अपनी पत्नी से आपसे यह नहीं कहा कि कुछ काम भी कर लिया करो। तो देखिए आंसर्स क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर्स बनेगा केवल यहाँ पे एक उपयुक्त है। आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।